वेलकम एवरीवन। आज हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के सब मॉड्यूल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 13 में। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। ठीक है, तो आज अपन कवर करेंगे सबसे पहले मैं अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, देन अपन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में देखेंगे, देन काइंड्स ऑफ वाटर, कितने टाइप के वाटर्स होते हैं, देन अपन बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स के बारे में, अबाउट द डार्सीज लॉ, और लास्ट में अपन देखेंगे व्हाट इज द इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। ओके, वन बाय वन अपन एक एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हाइड्रोलॉजिक साइकिल में कि रेनफॉल होती है तो कुछ वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है सॉइल से, देन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर एंड द टाइम, ये जो वाटर है या तो पार्ट होता है सरफेस रन ऑफ का थ्रू द इंटरफ्लो, या ये पार्ट होता है डीपर्कुलेट होकर ये पार्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, तो ये फिनोमेना मैंने आपको बताया था हाइड्रोलॉजिक साइकिल में। होता क्या है अंडरग्राउंड जियोलॉजी में, एक चीज है कि ये इम्परमेबल बेडरॉक होती है, बहुत अंडरनीथ डेप्थ में एक इम्परमेबल बेडरॉक होती है। ठीक है, ये जब इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इस कारण से क्या होता है कि जो वाटर भी डीप पर्कुलेट होके आता है तो यहाँ पर ये एक अटेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ये हाइट तक ये जो है रुक जाता है। ठीक है, तो एक हाइट तक रुकने के बाद में यहाँ पर एक दो जोन बना लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो वाटर है वो डीप पर्कुलेशन के कारण आता है, इसलिए ये जो वाटर होता है ये होता है सैचुरेटेड वाटर, और ऊपर वाला जो वाटर होता है वो होता है अनसैचुरेटेड वाटर। ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड वाटर होता है वो उसको बोलते हैं अपन जोन ऑफ एरेशन, और नीचे वाला सैचुरेटेड वाटर बोलते हैं इसको जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, और ये जो लाइन इसको डिवाइड करती है उसको अपन बोलते हैं वाटर टेबल। तो वाटर टेबल क्या है कि जिसके नीचे जो वाटर है पूर्ण रूप से सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड है, और ऊपर वाला जो वाटर है वो पार्शियली सैचुरेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको ने बताया था कि जो वाटर है वो फुल्ली ड्रेन नहीं होता है सॉइल से, कुछ जो वाटर है वो सॉइल एब्जॉर्ब करके रखती है, उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, इस कारण से इसको बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड या पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, और नीचे वाले जोन को बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन, इसका मतलब सैचुरेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉइल मैट्रिक्स का सैंपल लें यहाँ पर से जोन ऑफ एरेशन से, अब तो अपन देखेंगे कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनको अपन ग्रेस या मॉलिक्यूल से बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये स्पेस है, तो इस स्पेस में या तो एयर होती है या वाटर होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरेशन में क्या है, जहाँ पार्शियली सैचुरेटेड है वहां इन पार्टिकल्स के किनारे किनारे कुछ फोर्सेस लगते हैं, आप पढ़ेंगे आगे। इन पार्टिकल्स के सरफेस के जो किनारे किनारे है वो वाटर जो है वो होल्ड होता है। ठीक है, उससे दूर में जो स्पेस है यहाँ पर एयर होती है, यहाँ पर वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना अपन देखते हैं जो सॉइल में होता है वो होता है जोन ऑफ एरेशन। वही सैचुरेशन की अपन बात करें, जोन ऑफ सैचुरेशन की, उसमें अगर सॉइल पार्टिकल अपन इस तरीके से लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे जितना भी स्पेस होता है उस स्पेस में वाटर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। ठीक है, अगर अपन इसकी एक वर्टिकल प्रोफाइल निकालें तो इस टाइप का एक अपन को वर्टिकल प्रोफाइल मिलती है। तो आप देखेंगे इसमें जोन ऑफ एडिशन में भी तीन पार्ट होते हैं, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और कैपिलरी जोन। ठीक है, जोन ऑफ सैचुरेशन आपने देख ही लिए थे, ये नीचे होता है बेड रॉक होता है। ठीक है, ये इम्परमेबल होता है, यहाँ से वाटर ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके, तो होता क्या है जोन ऑफ एडिशन में कि अपन ये बोल सकते हैं कि जहां तक जो ट्रीज है वहां की जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जिस डेप्थ तक, वो डेप्थ होती है अपने सॉइल वाटर जोन की। ठीक है, तो उसको अपन कैटेगराइज करते हैं कि वो सॉइल वाटर जोन है। देन कुछ कैपिलरिटी इफेक्ट भी होता है यहाँ पर, आपने देखे होंगे कैपिलरी एक्शंस में कि अगर किसी भी पाइप होता है, अगर अपन उसको कोई भी वाटर सरफेस पे लगाते हैं तो बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो एडिशनल कुछ हाइट तक इंक्रीज होता है ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन, एडिशन और कोहेजन के कारण उसका जो हाइट है वो उस वाटर सरफेस से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डाया ऑफ द पाइप। वही वाला इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जोन ऑफ सैचुरेशन में के ऊपर एक कैपिलरी जोन बन जाता है, यहाँ पर एक छोटी सी कैपिलरी फ्रिंज बन जाती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी जोन। और सॉइल वाटर जोन और कैपिलरी जोन के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन, या इसको अपन वेडोजा जोन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है अपने पास प्रोफाइल, वर्टिकल प्रोफाइल। ठीक है, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन जोन। इन्फिल्ट्रेशन टाइम में आपको मैंने बताया था कि इस टाइप का अगर एक रेनफॉल के टाइम में क्या होता है कि अगर अपन थीटा मान लो या डेप्थ मान लो तो यहाँ पर डिफरेंट जोन्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला जोन होता है वो सैचुरेटेड जोन होता है, ये वाला अनसैचुरेटेड जोन होता है, और यहाँ पर वेटिंग फ्रंट बनता है। तो आप बोलोगे कि सर ऊपर तो सैचुरेशन बताया तो उस टाइम पे अब नीचे सैचुरेशन हो रहा। ये होता क्या है, ये ड्यूरिंग द रेनफॉल वाला फिनोमेना। आपको मैंने बताया था कि जब सभी एब्स्ट्रैक्शन सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद ही, सॉरी, सभी एब्स्ट्रैक्शन सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद ही रन ऑफ जनरेट होता है। तो ये ड्यूरिंग द रेनफॉल या जस्ट इमीडिएट है रेनफॉल का टाइम होता है, उस टाइम पे इस टाइप के जोन्स बनते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो बात है ये अपन कर रहे हैं स्टेबिलिटी की।
तो जो सैचुरेशन वाटर होता है वो धीरे-धीरे क्या जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, एडिशनल वाटर होता है वो डीपर्कोलेट होके वो चल जाता है नीचे ग्राउंड वाटर में और जो इंटरफ्लो का पार्ट है वो इंटरफ्लो में कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला जो ज़ोन है फिर अनसैचुरेट हो जाता है, ठीक है? तो ये अपन बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द रेनफॉल या जस्ट आफ्टर इमीडिएट द रेनफॉल, ठीक है? और ये बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है? इन जनरल। तो जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, सभी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पहुँच जाती हैं, तो उसके बाद में जो स्टेबिलिटी वाली कंडीशन होती है, वो ये होती है, ठीक है? ये वाले जो ज़ोन बन रहे थे, ये बहुत छोटा पार्ट है। विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये बहुत छोटा पार्ट है या आप मान सकते हैं कि ये सॉइल वाटर ज़ोन तक ही लिमिटेड होता है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन वाला फिनोमेना है। ये अपन बात कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो ये जो वर्टिकल प्रोफाइल अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत डीप है, ठीक है? तो इस टाइप की जो फिनोमेना होता है अगर डीपर सेक्शन अगर अपन लेते हैं अर्थ, ठीक है? ये वाला जो है ये ऊपर-ऊपर का सॉइल सॉइल वाटर ज़ोन तक की बात है। ओके और ये जो ड्यूरिंग द रेनफॉल ही होता है। तो अपन ने बात की थी कैपिलरी ज़ोन की, कैपिलरी ज़ोन क्यों बनता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। देन हाइट ऑफ द कैपिलरी ज़ोन अपन वैसे देखते हैं फ्लो एनालॉजी में कि जो हाइट ऑफ द कैपिलरी है, वो डिपेंड करता है डाया ऑफ द पाइप पे। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन डाया ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है? जितना छोटा सॉइल पार्टिकल होगा, कैपिलरी हाइट उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल क्ले के लिए जो होगा, वो कैपिलरी ज़ोन हाई होगा एज़ कंपेयर टू द सैंडी ज़ोन, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है सॉइल डाया पे और मोर इन द स्मॉल ग्रेन साइज़, ठीक है? तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, जितना छोटा जितना छोटा ग्रेन साइज़ होता है, उसका डायमीटर होता है, उतना ही ज़्यादा कैपिलरी राइज़ होता है, ओके? देन अपन बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द ग्राउंड वाटर ओवर द सरफेस वाटर, ठीक है? होता क्या है कि अगर अपने पास कोई सरफेस वाटर है, उसको अपन को डोमेस्टिक वाटर या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिज़र्वायर या पॉन्ड से या फिर अपन को कोई स्ट्रीम से या रिवर से अगर वाटर लेना है, तो पहले अपन को उस सोर्स से वाटर को पहले सबसे प्रोक्योर करना पड़ता है। प्रोक्योर करने के बाद में उसकी कोई एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाना पड़ता है, जहाँ अपन उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अपन को एक पाइपलाइन सिस्टम, एक कन्वेयर सिस्टम भी लगता है, देन स्टोरेज फैसिलिटी बनाना पड़ता है, अपन को उसको मेंटेन करना पड़ता है। बट ग्राउंड वाटर में एडवांटेज क्या होता है कि अपन को कोई कन्वेयर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सभी के लिए अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर में है। बस अपन को एक डिग करना है, एक ट्यूबवेल या ओपन वेल और उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो इसके लिए ना आपको कन्वेयर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ना इसकी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये एडवांटेजेस ओवर द सरफेस वाटर। देन अपन को व्हाई डोंट नीड द अपन स्टडी क्यों करते हैं ग्राउंड वाटर की, ठीक है? तो ग्राउंड वाटर की जो टोटल हाइड्रोलॉजी है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, वो 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है। होता क्या है कि अगर अपने पास मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है? जहाँ से यहाँ से अपन एक ट्यूबवेल लगा रहे हैं और उसको पंप कर रहे हैं वाटर को बाहर, ठीक है? तो होता क्या है कि ये जो पंप कर रहे हैं अपन, ये पार्टिकल्स हैं यहाँ के जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ होने के बाद में ये ट्यूबवेल तक आते हैं, ट्यूबवेल से बाद पंप से ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है बाहर, ठीक है? तो आफ्टर द पंपिंग इस टाइप का एक डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है? ये डिप्रेशन लाइन क्या शो करती है? इस डिप्रेशन लाइन के नीचे है वो ज़ोन ऑफ सैचुरेशन होता है, मतलब पार्टिकल वो फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं और ये वाले यहाँ पार्टिकल वो अनसैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो वाटर अपन एक्सट्रैक्ट करके इसको बाहर खींच लिए हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि अब क्या है कि इसको वापस स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो ये वाटर पार्टिकल्स हैं, इसमें एडिशनल वाटर पार्टिकल्स इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ मूव करते हैं, इस ज़ोन में मूव करते हैं, ठीक है? तो अपन स्टडी क्यों करते हैं? सबसे पहले अपन ये देखना चाहते हैं कि इसकी विनिसिटी में कितना अपने पास वाटर अवेलेबल है, ठीक है? क्योंकि इसकी विनिसिटी में जितना भी वाटर अवेलेबल होगा, अपन उसी को एक्सट्रैक्ट कर पाएँगे, वही अल्टीमेटली ड्रेन आउट होंगे पंप ट्यूबवेल में और देन उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन। तो अपन क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वाटर इज़ देयर, मतलब कितनी इसकी विनिसिटी में जो है जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जहाँ तक उसका, तो उतनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है? देन हाउ मच कैन बी टेकन आउट, इसमें क्या आपको मैंने बताया था कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सैचुरेट होने के बाद भी कुछ एडिशनल वाटर वो तो ड्रेन आउट कर देते हैं जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, बट कुछ वाटर जो है वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? तो अपन पूरा का पूरा जो है वाटर निकाल नहीं सकते, ठीक है? तो हाउ मच वाटर कैन बी टेकन आउट, हाउ फास्ट वी कैन टेकन आउट, ठीक है? तो अपन को जो रेट ऑफ पंपिंग है, इसका जो रेट ऑफ कंपनसेशन है, इसके लगभग बराबर रखना पड़ता है। तभी ये जो कंपनसेट होगा, स्टेबिलिटी में आएगा, देन ये ज़ोन जो है सैचुरेट होगा वापस से, देन ये ड्रेन आउट करेगा और देन अपन को पंपिंग मिलेगी। तो रेट ऑफ पंपिंग जो है अपन को वो डिसाइड करते हैं कि इनका मूवमेंट कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चंस पे अपन को पूरी स्टडी करना है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी की। ओके? तो अपन देखेंगे कैसे करेंगे। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की, हाँ? कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की अपन को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पोरोसिटी। तो मैंने आपको बताया था ये अपने पास मान लीजिए कि एक सैंपल है, सॉइल का सैंपल है, इसमें छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिसको मैंने आपको बोला था कि इनको ग्रेन्स बोलते हैं, सॉइल पार्टिकल्स बोलते हैं। इनके बीच में छोटे-छोटे स्पेसेस हैं, ठीक है? इस स्पेसेस में या तो एयर होगी या वाटर होगी, डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस। मैं आगे बात करूँगा कि फोर्सेस के कारण कहाँ पर एयर होगी और कहाँ पर वाटर होगा।
तो अपन मान लेते हैं कि अगर इसमें जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, जितने वाटर प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है VW, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। VS हो गया अपने पास जो ग्रेन्स है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। और VA जो है, जो एयर अपने पास प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सैंपल लिए हैं अपन ने जोन ऑफ एडिशन कर लिया, आप मान लीजिए सैचुरेटेड जोन नहीं है ये, तो इसमें कुछ एयर भी है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर है अपने पास VA, ठीक है। तो अपन को ये पता है कि जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स मतलब होता है पोर स्पेसेस, पोर स्पेसेस मतलब पोर स्पेसेस में यहाँ पर जो भी पोर स्पेसेस है या तो एयर है या वाटर है, ठीक है, इन दोनों इन सब के बीच में जो स्पेसेस हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वॉइड्स। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू होगा VW प्लस VA, ठीक है, दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एयर प्लस द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम होगा। तो पोरोसिटी को डिफाइन करते हैं, ईटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। ये क्या शो करता है, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ द वाइड विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। तो पोरोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाइड which is present in a total soil out of the total soil sample is known as the porosity, ठीक है। तो पोरोसिटी जो होता है वो फंक्शन होता है टेक्सचर और स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेन साइज का, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि जो क्ले पार्टिकल्स होता है उनका अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, इनके बीच में जो पोर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पोर स्पेस या अपन वॉइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। वहीं अपन क्ले की बात करें, पार्टिकल साइज बड़ा होता है बट उनके स्पेसेस जो है बीच में वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि जो क्ले होता है उसकी पोरोसिटी होती है 40 to 60% और जो सैंड होती है उसकी 35 to 50%। या अपन ये कह सकते हैं कि जो पोरोसिटी होती है वैसी प्रोपोर्शनल होती है ग्रेन साइज की, ठीक है। जितना छोटा ग्रेन साइज होगा उतना ही ज्यादा पोरोसिटी होगी, जैसे क्ले में अपन ने देख लिया। वहीं पर सैंड की बात करें तो इसमें जो ग्रेन साइज है वो ज्यादा है तो पोरोसिटी जो है कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कि सैंड, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि सैंड में वो पोरोसिटी ज्यादा होती है, बट पोरोसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड पे। ग्रेन साइज पे वो नहीं डिपेंड करता है ग्रेन साइज पे, बट टोटल वॉल्यूम वॉइड प्रेजेंट इन सॉइल नोन एज द पोरोसिटी, ठीक है। वो डिपेंड करता है ग्रेन साइज पे, ठीक है। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा पोरोसिटी होगी और जितना बड़ा ग्रेन साइज होगा उतनी कम पोरोसिटी होगी, ओके। वाइड रेशियो क्या है, वाइड रेशियो आप डेफिनेशन बस याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज आल्सो नोन एज द रिलेटिव पोरोसिटी, इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी सेम है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन की। मान लीजिए कि अपने पास एक ये टोटल कोई भी एक सॉइल मैट्रिक्स है, एक सॉइल सैंपल है एक क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। इसमें सॉइल है जो पूरी तरह से सैचुरेटेड है। अगर ये सैचुरेटेड है, इसको थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं अगर अपन, है ना, तो ये कुछ वाटर है, एडिशनल वाटर, ग्रेन वाटर जो है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने पास इससे ड्रेन आउट हुआ है। ये सैचुरेटेड थी तो इसमें एडिशनल ग्रेविटेशनल वाटर था, ठीक है, तो वो ड्रेन आउट हो गया। तो अपने पास जो वाटर ड्रेन आउट हुआ है, तो अपन मान लेते हैं कि जितना भी वाटर ये रिटेन करके रख रहा है, ठीक है, ड्रेन के बाद में कुछ वाटर जो है वो रिटेन करके रख रही है सॉइल, तो अपन मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिटेन वाटर है, ठीक है, VR। वहीं अपन ड्रेन की बात करें तो अपने पास ये मान सकते हैं कि जो टोटल ड्रेन वाटर उसका वॉल्यूम होगा VD, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो सॉइल है इसमें बात करें कि यहाँ पर जैसे सॉइल थी इसके बीच में पोर स्पेस था, ठीक है। यहाँ सैचुरेटेड था तो यहाँ पर फुल पूर्ण रूप से वाटर था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस सॉइल को अपन लिफ्ट किए तो जो एडिशनल ग्रेविटेशनल वाटर है इन छोटे छोटे स्पेसेस से वो ड्रेन आउट हो गया, ड्रेन आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गई एयर, ओके। तो ये जो सॉइल है ये हो गया पार्शली सैचुरेटेड, ओके। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो टोटल वॉइड्स थे, सॉइल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, सॉइल अरेंजमेंट तो वैसे ही है, अपन ने सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किए। तो पहले उसमें जो वॉइड्स थे उसमें पहले पूरा वाटर था, देन ड्रेन आउट होने के बाद कुछ एयर कुछ वाटर आ गया, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि टोटल वॉइड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिटेन वाटर और प्लस द वॉल्यूम ऑफ ड्रेन वाटर, क्योंकि जितना वॉल्यूम ड्रेन हुआ उतने ही उसने रिप्लेस की है एयर को, ओके। तो अपन ये बोल सकते हैं कि VW जो होगा वो इज इक्वल टू होगा VD प्लस VR के, वॉल्यूम ऑफ ड्रेन वाटर प्लस रिटेन वाटर। और ये VW जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, ठीक है। तो आप ये समझ जाइएगा ना। इसी के बेस पे स्पेसिफिक यील्ड को अपन डिफाइन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट अंडर ग्रेविटी पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका रेशियो डिफाइन कैसे करते हैं, VD अपॉन VE, ठीक है। इसका डिफाइन कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज ड्रेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। अपन ये बोल सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितना जो सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, उसमें से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन आउट होता है, ठीक है, कितना ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, उस वॉल्यूम के परसेंट को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है। तो अपन ये देखे थे फिनोमेना, जो स्पेसिफिक यील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेन साइज के, ठीक है। और अपन एक चीज और देखिए थे, जो ग्रेन साइज होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप बनाता है पोरोसिटी से, ठीक है। तो
अपन ये बोल सकते हैं स्पेसिफिक यील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेन साइज ले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोरोसिटी के लिए। ठीक है, तो अपन आप देख सकते हैं जो क्ले है, क्ले में पोरोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, बट जो ड्रेन होता है वाटर उससे एडिशनल वाटर जो ड्रेन आउट होता है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की ज्यादा होती है। इस कारण से जो वॉल्यूम रिटेन कर रहा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ड्रेन, ठीक है। वहीं अपन सैंड की बात करें, सैंड की पोरोसिटी कम होती है, बट जो उसका स्पेसिफिक रिटेंशन स्पेसिफिक यील्ड होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अपन कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि जो क्ले है स्मॉल ग्रेन साइज है, इसलिए उसका पोरोसिटी ज्यादा है एंड इसको स्पेसिफिक यील्ड कम है। वहीं अपन सैंड है, उसका ग्रेन साइज बड़ा है, इसलिए उसका जो स्पेसिफिक यील्ड है वो ज्यादा है एंड उसकी पोरोसिटी कम है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मिलता है अपन को। वहीं पर बात करें स्पेसिफिक रिटेंशन की, स्पेसिफिक रिटेंशन जस्ट अपोजिट स्पेसिफिक यील्ड के, that is the ratio of the volume of water which is retained out of the total volume of the soil sample is known as the specific retention, ठीक है, ये भी 1% पे शो करते हैं वैसे कभी कभी, बट टोटल वॉल्यूम इसको बताते हैं, ओके। तो अपन ये बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि ये ड्रेन हुआ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वाटर है, ठीक है, तो अंडर द ग्रेविटी जितना ही वाटर रिटेन कर रही है सॉइल, जितना भी वॉल्यूम, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक, ठीक है। अब दोनों का सम अपन करेंगे एस आर प्लस एस वाई, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपन को आ जाएगी पोरोसिटी, ओके, क्योंकि एस आर प्लस एस वाई होता है इस टाइप का, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन अपॉन द टोटल वॉल्यूम, और ये जो है ये टोटल वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं वीवी अपॉन वी है, तो टोटल अपने पास मिल जाएगा अपन को ईटा, ओके। देन अपन बात करते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस की। तो होता क्या है, पीजोमीटर्स आर द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द हाइड्रोस्टेटिक हेड ऑफ एनी वाटर सरफेस, ठीक है, तो पीजोमीटर सिंपल डिवाइसेस होती है, इनको हाइट के लिए यूज करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अगर कोई अनकन्फाइंड एक्विफर है, ठीक है, तो अपन मानते हैं कि अगर इसकी हाइट निकालना है तो अपने यहाँ पीजोमेट्रिक हेड इंस्टॉल करते हैं डिग करके, देन उसमें जो हाइट है तो वो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पीजोमेट्रिक सरफेस क्या होती है कि मल्टीपल अपने पास हाइड्रो पीजोमीटर अपन इंस्टॉल करते हैं और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई सबके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जॉइन करते हुए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा रिजोमेट्रिक सरफेस को, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है, कुछ केसेस होता है, आप ये सोच रहे होंगे कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कन्फाइंड एक्वर्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है, अपन आगे देखेंगे क्यों ज्यादा होता है। उस कारण से जो हेड है उसमें हाइट है जो वाटर की वो थोड़ी एबव होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वाटर लेवल, ठीक है। इस टाइप के पीजोमीटर्स को अपन यूज करते हैं, मल्टीपल पीजोमीटर्स की, कि अपन उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सके जो उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन को शो करे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द हेड दैट इज द हाइट अप टू इट्स राइजेस, ठीक है। तो अनकन्फाइंड करके वाटर टेबल बराबर होती है, अपन आगे देखेंगे। हाइड्रोलिक हेड क्या होता है कि जिस हाइट तक की पीजोमीटर में राइज करेंगे उसको बोलते हैं अपन पीजोमीटर या मैनोमीटर में या पाइप में, तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक हेड। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर अपन ने दो पीजोमीटर यहाँ इंस्टॉल किए हैं, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, डिफरेंस इन जो हाइट आ रही है हेड आ रही है डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, तो ये ग्रेडियंट शो करता है आई इज इक्वल टू डेल एच अपॉन एल, ठीक है, तो इसके लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा डेल एच अपॉन एल, ठीक है। देन अपन बात करेंगे काइंड्स ऑफ वाटर की या सॉइल मॉइस्चर टेंशन की, ओके। तो होता क्या है सॉइल मॉइस्चर में ये फिनोमेना होता है कि अगर मान लीजिए कि ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ग्रेन्स पार्टिकल है, तो इसके जो पास के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसपे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फिनोमेना आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स है अराउंड द सरफेस ऑफ द सॉरी जो वाटर पार्टिकल्स हैं अराउंड द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, वो टाइटली जो है वो अरेंज टाइटली फोल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सरफेस से दूरी बढ़ती जाती है वो लूजली हेल्ड होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितने सरफेस के पास में रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अगर उस वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर अपन को बाहर निकालना है, ठीक है, उस वाटर मॉलिक्यूल से, तो उतना फोर्स अपन को एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कुछ टेंशन में होते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस टेंशन को अपन बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ठीक है। तो उतना मॉइस्चर टेंशन वहां पर वाटर में है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कितना दूर है वो सरफेस से, ये जो टेंशन है वो वेरी करता है, ठीक है। तो हमेशा एक टेंशन रहता है सॉइल के पार्टिकल्स को, ओके। तो वाटर अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स हैव द मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितना दूरी बढ़ती जाती है उतना कम होते जाता है, ठीक है। जो जस्ट एकदम टच में होते हैं सरफेस से वो ज्यादा, अपन ने पोरोसिटी के केस में भी देखे थे कि कुछ जो वाटर है होल्ड करके रखता है वाटर, बट कुछ जो पोर स्पेस है वहां पर एयर होती है, तो होल्ड करके रख रहा है सॉइल पार्टिकल्स वो उसके सरफेस के किनारे है, ठीक है, सरफेस के पास में है। थोड़ा दूर है तो वहां पर जो वाटर है वो एडिशनल वाटर ड्रेन आउट हो गया, इस कारण से वहां पर एक अपने पास पोर स्पेस भी है, ठीक है। The forces which require more move water from the grain is called as a tension.
तो जितना भी अपन को अगर उस वाटर को निकालना है तो उतना टेंशन अपन को देना पड़ेगा जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अटैच है, उसको अपन बोलते हैं टेंशन। ओके। तो अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ वाटर के कितने टाइप के वाटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि अगर ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसके सरफेस पे एकदम किनारे पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दैट इज द वाटर विच इज हेल्ड टाइटली बाय द फोर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन लगता है, इसको बोलते हैं अपन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, इसमें टेंशन कितना होता है, ग्रेटर देन 31 एटमॉस्फेयर। बहुत हाई टेंशन होता है क्योंकि एकदम किनारे किनारे होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्लांट्स को इवोपोट्रांसपिरेशन करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ग्रेविटेशनल वाटर, एडिशनल वाटर वो तो डीप परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर में चला गया। ठीक है, जो वाटर बचता है सॉइल में, उसमें क्या होता है कि उनकी भी कैपेसिटी होती है उस फोर्स एक्सर्ट करने की, उस फोर्स को एक्सर्ट करके वो वाटर को खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर होती है बहुत टाइटली होता है सॉइल के पार्टिकल्स के आसपास, अप टू ग्रेटर देन 31 एटमॉस्फेयर। तो इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है प्लांट्स की या ट्रीज की उस वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इसलिए जो है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये सॉइल का ही पार्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो या तो ये इवोपोरेशन से इवोपरेट हो जाएगा या फिर हमेशा उसको सॉइल जो है उस वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड रखेगी। ठीक है, देन अपन देखते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर आपको मैंने बताया था कि कैपिलरिटी के कारण होता है, तो वाटर विच इज हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये जो जहां लिमिट खत्म हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, देन अपने पास आ जाता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो इसमें फोर्स टेंशन कितना लगता है, 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, थोड़ा दूर रहा। ठीक है, देन अपन बात करते हैं कि अवेलेबल फॉर द प्लांट। ठीक है, अवेलेबल क्यों होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये जो रेंज है फोर्स है वो प्लांट्स एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अवेलेबल। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, द वाटर विद दैट मूव्स फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर बहुत ज्यादा दूर है सॉइल पार्टिकल्स के कोई भी वाटर, तो उस वाटर तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बहुत कम हो जाएगा। टेंशन जो होता है 1/2 से 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वो जो वाटर है उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रहा है। ठीक है, तो वो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी। ठीक है, तो ये मूव्स कर लेता है फ्रीली। ग्रेविटेशनल वाटर होता है एडिशनल ग्रेविटेशनल वाटर। अपने स्पेसिफिक डेफिनेशन स्पेसिफिक फील्ड में भी देखे थे कितना वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, तो वो जो एडिशनल वाटर था वो ग्रेविटेशनल वाटर था। ठीक है, उसमें फोर्स बहुत कम होता है, तो उसको सॉइल पार्टिकल्स इजीली लूज कर देते हैं। ठीक है, ये भी अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जैसे रेनफॉल होती है सैचुरेटेड जोन होता है, तो एडिशनल जो वाटर है ग्रेविटेशनल वाटर वो डीप परकोलेट हो जाता है और ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। तो सॉइल वाटर जोन में वो रहा नहीं। ठीक है, तो इसलिए भी जो है ये अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के लिए। ठीक है, अपन आगे देखेंगे फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट में किस किस टाइप कौन कौन से वाटर अवेलेबल रहते हैं, अपन आगे देखेंगे इस बारे में। देन अपन बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है सॉइल की आफ्टर द सैचुरेशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास अगर सॉइल मैट्रिक्स है, ये मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई गमला है जिसमें मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। तो मान लेते हैं इस टाइप का एक सॉइल सैंपल है यहाँ पर। ठीक है, इसको अपन फुली सैचुरेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ देर बाद आप देखो कि कुछ इसमें से वाटर ड्रेन आउट होता है। ये ड्रेन आउट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ठीक, ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, तुरंत ड्रेन आउट नहीं होता है, एक पूरी कैपेसिटी तक पहुंच जाती है सॉइल। जैसे उस सॉइल उसके बाद जो वाटर है वो स्पिल करने लगता है। ठीक है, स्पिल करने लगता है तो अपन मान लेते हैं कि वो पूर्ण रूप से सैचुरेटेड है। देन धीरे धीरे उससे जो एडिशनल वाटर है ग्रेन, उसको टाइम लगता है धीरे धीरे। एकदम से पानी अपने डाले एकदम से ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट नहीं होता है। वो प्रॉपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है उसका सामना करते हुए, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी से धीरे धीरे मूव करके एडिशनल जो वाटर ग्रेविटेशनल वाटर वो मूव डाउन होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस बाद में ऐसी कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम वाली, जिसमें जो सॉइल में मॉइस्चर है, काफी ज्यादा मॉइस्चर है, बट वो जो ड्रेनिंग है वो बंद हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और अगर इसमें कोई प्लांट लगा हुआ है तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है और इवोपोट्रांसपायरेट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो प्लांट है वो मरता नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है मरने के लिए। ठीक है, तो आपने देखे थे कि जो प्लांट्स का जो डाई होता है, जो प्लांट्स की जो लाइफ होती है वो एकदम से डाई होना चालू नहीं करता, वो धीरे धीरे सूखता है। अगर उसमें अपन मॉइस्चर डाल देंगे तो वापस से उगने लगता है। ठीक है, तो अपन ये मान सकते हैं कि जिस स्टेज में उसके लिए मॉइस्चर खत्म हो गया, उसमें डेफिशिएंसी आने लगी है और धीरे धीरे उसमें विल्टिंग चालू हो गई है। ठीक है, तो उसको अपन बोल सकते हैं ये वाली स्टेज है, ये वाली। ठीक है, इस स्टेज को अपन बोलेंगे जहां स्पिलिंग चालू हो जाती है, तो अपन मान सकते हैं कि सॉइल जो पूरी सैचुरेट हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, सैचुरेशन कैपेसिटी में क्या होता है, ऑल द पोर्स फिल्ड विद वाटर। मैंने आपको बताया सॉइल पार्टिकल्स है उसके आसपास वाटर होते हैं, देन उसके बाद एयर, पोर स्पेस एयर होती है। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल वाटर है इससे निकलने वाला है। ठीक है, बट अभी निकला नहीं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, सैचुरेशन में है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल वाटर से निकला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी वाटर है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑल द वर्ड्स ऑल द पोर्स फिल्ड विद वाटर। ये मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की। अगर उसके अरेंजमेंट को चेंज नहीं करें तो उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे वर्ड्स जो है वो
वाटर से भरे हुए हैं, देन वाटर इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वाटर का। 1 से 2 दिन या 3 दिन के बाद में जब ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो जाता है और वहाँ ड्रेन आउट होने के बाद में जो वाटर है ड्रेनिंग वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो अपन उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो आफ्टर ड्रेनिंग ग्रेविटेशनल वाटर रिमूव हो गया, तो इस कंडीशन में आ गया अपने फील्ड कैपेसिटी 1 टू 1/3 आप एक मतलब ये आप बोल सकते हैं कि 1 से क्या कहते हैं 12 से 1 24 घंटे के बीच में या वहाँ से 6 से 24 घंटे के बीच में जो है आफ्टर इरिगेशन या आफ्टर रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन और रेनफॉल जो है वो सैचुरेशन तक हो रही है। तो उसके बाद में जो कंडीशन होती है उसको बोल सकते हैं अपन फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये 1 से 1/3 ऑफ द डे ये वेरी करता है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। ऑल द पोर्स फिल्ड विद एयर एंड माइक्रो पोर्स फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो 2 टाइप के पोर्स होते हैं सॉइल में। जैसे आप देख सकते हैं ये बड़ा अगर इस पोर है तो उसको बोलते हैं मैक्रो पोर और छोटा है तो उसमें बोलते हैं माइक्रो पोर्स, ठीक है। तो माइक्रो पोर जो है वो सरफेस से बहुत किनारे है, किसी वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस से किनारे है। इसलिए फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि वो वाटर जो है बाय द फोर्स ऑफ कैपिलरी फोर्स के कारण जो है वो वाटर होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो और जो मैक्रोपोर्स है, ठीक है, जिसमें से वाटर ड्रेन आउट हो चुका है, ठीक है। तो अब वहां पर स्पेस बन गया है। तो जो माइक्रोपोर्स है वो फिल्ड विद वाटर होते हैं, बट मैक्रोपोर्स है वो फिल्ड विद एयर होते हैं, ठीक है। तो उसमें फील्ड कैपेसिटी ओके टेंशन कितना होता है 1/3 से 1/10 ऑफ द एटमोस्फियर। इसका मतलब है कि ये टेंशन जो है ये रेंज है कैपिलरी के लिए, ठीक है। तो जो कैपिलरी वाटर है वो रहता है इसमें फील्ड कैपेसिटी एज वेल एज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ओके। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े-बड़े पोर्स हैं इसको बोलते हैं अपन मैक्रो पोर्स और ये छोटे-छोटे पोर्स हैं उसको बोलते हैं माइक्रो पोर्स। तो फील्ड कैपेसिटी में माइक्रो पोर्स में ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडसॉर्प्शन एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द कैपिलरी फोर्स के कारण जो थोड़ा पास में ज़्यादा दूर है अगर कैपिलरी फोर्स बहुत ज़्यादा लूज़ है तो ग्रेविटेशनल वाटर का ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो कैपिलरी वाटर होता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो फील्ड कैपेसिटी में रिटेन होता है, ठीक है। ठीक है, देन अपन बात बात करते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो किसी भी सॉइल सैंपल है अगर अपन उसको 1000 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी से उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेट करते हैं इसको तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो एडिशनल वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस कारण से इसको 100,000 जो टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी से फोर्स से इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं, तो जो वाटर रिटेन करती है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। एक्चुअली इसको यूज तो करते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट का, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी के लिए अपन को बहुत टाइम देना पड़ता है सॉइल को ड्रेन आउट करने के लिए, ठीक है। तो अपन कुछ एक फोर्स उसमें अप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट टू द फील्ड कैपेसिटी और उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेशन से अपन इजीली निकाल सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के बाद में जितना भी वॉल्यूम वाटर रिटेन करके रखी है सॉइल, ठीक है, उसके बेस पे अपन डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी है। तो कैलिब्रेटेड होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और सैंडी सॉइल जो होती है वो मॉइस्चर ये कुछ कैलिब्रेशन है कि जो सॉइल सैंडी सॉइल होती है उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है एट अ मॉइस्चर इक्विवेलेंट लेस देन द फील्ड कैपेसिटी, मतलब फील्ड कैपेसिटी में वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है एज कम्पेयर टू द मॉइस्चर इक्विवेलेंट पे, ठीक है। वहीं अपन अगर क्ले सॉइल की बात करें, क्ले सॉइल में जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है ग्रेटर होता है फील्ड कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, क्ले सॉइल में अपन ने इतना ज्यादा फोर्स देने के बाद भी, ठीक है, वो जो वाटर वो रिलीज नहीं करता है, ठीक है। रिलीज क्यों नहीं करता, आपको एक बड़ा इसका अच्छा फिनोमेना आपको पता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, बट सैंड में होता है वो सॉइल पार्टिकल्स बड़े होते हैं। छोटे छोटे होने के कारण क्या होता है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स का एज कम्पेयर टू द सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसमें फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सैंड। इसलिए आप देखना जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सैंड। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर ज्यादा है। सैंड में जो होता है सरफेस एरिया कम होता है, बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें उसमें जो फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कम होता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड्स की कम होती है। इसमें माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स भी बहुत वो करता है, क्योंकि जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो क्ले में ज्यादा होते हैं। तो आपने देखे थे कि माइक्रोपोर्स में ज्यादातर जो फील्ड कैपेसिटी में वाटर होता है, इसलिए सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है क्ले की एज कम्पेयर टू सैंड, ओके। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ देर बाद में अगर वहाँ कोई प्लांट लगा हुआ है ये वाली कंडीशन में, यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है तो वो डाई होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट टू डाई हो जाता है, मतलब मॉइस्चर जो अब डेफिशिएंसी आ गई है, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें प्रेशर कितना होता है मॉइस्चर का, इसमें प्रेशर होता है 7 से 32 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी वाटर पर्टिकुलरली जो है यूज कर रहा था फील्ड कैपेसिटी में, कैपिलरी वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर दोनों थे, बट परमानेंट बिल्डिंग में क्या हुआ कि कैपिलरी वाटर खत्म हो गया, सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर बचा है, ठीक है। और ये रेंज जो है ये आउट ऑफ रेंज हाइग्रोस्कोपिक वाटर मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 31 32 एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है। तो इस जो टेंशन पे इतने टेंशन अप्लाई करके वाटर जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है 7 एटमॉस्फेयर से लेकर
मतलब ये आपने देखे थे कि फील्ड कैपेसिटी थी 110 से 1/3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1/3 एटमॉस्फेयर मान सकते हैं। तो 1/3 एटमॉस्फेयर से ये 7 या डिपेंडिंग ऑन सॉइल 7 एटमॉस्फेयर अपन मान सकते थे। इसके बीच में जो था वो कैपिलरी वाटर था। तो कैपिलरी वाटर को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया सॉइल प्लांट ने। अब हाइड्रोस्कोपिक वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो इतना एक्सर्ट नहीं कर सकता प्लांट, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या अपन बोलते हैं, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। बट इस पॉइंट पे क्या होता है कि प्लांट की टेंडेंसी होती है, अगर आप उसमें वापस वापस से मॉइस्चर देंगे तो कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो वापस से, तो प्लांट अभी कंप्लीटली विल्ड नहीं हुआ। इसमें देख लेना, आप लिखा है when the plant no longer has enough moisture for evapotranspiration, और इसमें कंप्लीटली विल्ट नहीं हुआ, स्टार्ट टू डाई, ठीक है, जस्ट डाई होना स्टार्ट हुआ, अपन मॉइस्चर ऐड करेंगे देन उसको वापस से उसकी विल्टिंग खत्म हो जाएगी। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, टेंशन होता है 60 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं प्लांट्स, ठीक है। इस कारण से कि वहाँ वहाँ पर जो सक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अप टू द 60 एटमॉस्फेयर टेंशन पहुंच जाता है। बट इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो प्लांट है वो कंप्लीटली विल्ट हो जाता है। अब उसके वापस उगने की संभावना है, वापस ग्रीन होने की संभावना पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, और ये अपन मान सकते हैं कि प्लांट से मर जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो इन सब की स्टडी के लिए इंडिकेटर प्लांट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सनफ्लावर प्लांट्स का, ठीक है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली सॉइल मॉइस्चर और टेंशन जो है वो मेजर करते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में। इसमें देख लेते हैं कि इसमें विल्टिंग कब स्टार्ट हो रही है, देन ये एंड कैसे हो रहा है, ठीक है। जो इंडिकेटर प्लांट है वो यूज करते हैं अपन सनफ्लावर, ये याद रखिएगा आप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और डिफरेंट स्टेजेस में इसके मॉइस्चर कंटेंट और टेंशन को मेजर करते हैं, ठीक है। प्लांट स्टार्ट टू विल्ट है या फिर अपन बोल सकते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आया, तो उसमें उसका टेंशन और मेजर मॉइस्चर कंटेंट दे देखते हैं। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पहुंच रहा है तो उसमें इन दोनों का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज का डिस्कस करना अपन भूल गए थे। फील्ड कैपेसिटी में आपको पता है कि जो एडिशनल ग्रेविटेशनल वाटर चला गया है, ठीक है, तो माइक्रोपोर से उसमें से इस पे अपने पास जो है वो एयर है, बाकी माइक्रोपोर जो पूर्ण रूप से फिल हो गया वाटर से, ठीक है। ये वाटर कौन सा है, ये वाटर है अपने पास में कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर दोनों, ठीक है। तो ये अपन मान सकते हैं ये कंडीशन है कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, ठीक है। ये अपने पास फील्ड कैपेसिटी अचीव होने के बाद में ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, इतना फोर्स जो है कैपिलरी वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, एट फील्ड कैपेसिटी। बट बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि ये कैपिलरी वाटर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। जितना भी प्लांट है उस प्लांट ने उसको ट्रांसफर कर दिया, जो भी वाटर है जितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो। अब ये बात आ जाती है विल्टिंग पॉइंट में सिर्फ बचता हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है 31 एटमॉस्फेयर से ज्यादा फोर्सेस उसमें अप्लाई करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, ठीक है। वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, में फिक्स वैल्यू नहीं है। और मैंने एक जस्ट आपको स्टैंडर्ड बताया था कि 31 एटमॉस्फेयर से ज्यादा उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उतना जो है फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता प्लांट, इसलिए वो विल्ट होना चालू हो जाता है, ओके। ये फिनोमेना होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे डार्चिस लॉ की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो 1865 में फ्रेंच इंजीनियर थे हेनरी डार्चिस, उन्होंने एक रिलेशनशिप प्रपोज की थी। उन्होंने क्या किए थे कि एक ट्यूब लिए थे, ठीक है, ट्यूब को भर दिए थे सॉइल मीडिया से। ये सॉइल मीडिया जो है बेसिकली पोरस मीडिया है, ओके। तो पोरस मीडिया से भर दिए थे, और यहाँ पर दो पीजोमेट्रिक जो है पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिए थे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में कोई एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर को यहाँ से पास किए थे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेट ऑफ फ्लो के साथ में, क्यू रेट ऑफ फ्लो के साथ पास किए थे। और उसका जो आउटलेट से जो वाटर आ रहा था, ड्रेन आउट हो रहा था ट्यूब से, उसको मेजर किए थे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व सम रिलेशनशिप दैट द क्यू, दैट इज ये जो ओवरफ्लो से वाटर आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो जितना भी इस ट्यूब का पोरस मीडिया का एरिया है उस पर डिपेंड करता है, एंड क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, डेल एच अपॉन एल, ठीक है। तो डिफरेंस इन द हेड अपॉन द एल, ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना भी फ्लो ऑफ द वाटर आउटलेट से आ रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो से आ रहा है, ओके। तो ये उन्होंने रिलेशनशिप प्रपोज किए थे, तो अपन इसको कंबाइन करके बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस किए थे के, क्यू इज इक्वल टू द के मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय द ए, ठीक है। तो ए अपने पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्यूब, जो भी अपने पास पोरस मीडिया का एरिया है, ठीक है। तो पोरस मीडिया है इसमें ट्यूब के अंदर में, तो अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्यूब है या एरिया ऑफ द पोरस मीडिया, ठीक है। आई अपने पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको इन्हें डिफाइन किए थे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के नाम से, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका अपन डेफिनेशन कैसे देंगे, द केस द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, व्हेन पासेस थ्रू द पोरस मीडिया। अच्छा, ये सैचुरेटेड था, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल थी, इस कारण से जो एडिशनल ग्रेविटेशनल वाटर है जो आउटफ्लो में आ रहा था, ठीक है। ओके, तो के को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर पर यूनिट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट
व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ पोरस मीडिया इन अ सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड पोरस मीडिया था, ठीक है। तो इसके थ्रू करने के बाद में जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में और यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में, तो अगर अपन दोनों को यूनिट लेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो के जो है वो फंक्शन होता है पोरोसिटी का। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द ग्रेन साइज पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो क्ले के लिए जो पोरोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए मतलब ग्रेन पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्ले की ज्यादा होती है, ठीक है। बट अपन बात करते थे स्पेसिफिक रिटेंशन की, स्पेसिफिक रिटेंशन या स्पेसिफिक यील्ड की अपन बात किए थे। स्पेसिफिक यील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज का। इसका मतलब है जो क्ले में होता है स्मॉल साइज पार्टिकल, इसमें इसलिए उसमें जो रिटेंशन होता है वो ज्यादा होता है, यील्ड कम होता है। रिटेंशन ज्यादा होता है, यील्ड कम होता है, इसका मतलब उसमें मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसमें मूवमेंट कम होता है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करके रखती है, ठीक है। इसलिए एक इनवर्स रिलेशनशिप बनती है। इसलिए जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है वो सैंड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्ले। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपन देखते हैं कि सैंड जो है वो वाटर को जल्दी इन्फिल्ट्रेट कर लेता है, जल्दी उसमें मूवमेंट होता है वाटर का, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन उसमें कम होता है एज कम्पेयर टू द क्ले। क्ले में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा वाटर को वो होल्ड करके रखता है। अच्छा, एक इसमें एक कंसेप्ट आता है, अपन ये बोल रहे हैं कि क्यू अपॉन ए होता है, वो होता है के मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। के मल्टीप्लाई बाय आई। क्यू अपॉन ए को अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एपरेंट वेलोसिटी। एपरेंट वेलोसिटी या डार्टेस्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि जो अपने पास यहाँ पर मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो मूवमेंट हो रहा है जो वाटर का वो इनके बीच में ही हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ग्रेन साइज है जो सॉइल पार्टिकल्स है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं कि जो एरिया ऑफ द फ्लो है ये स्पेसेस से हो रहा है, वॉइड से ही हो रहा है, ठीक है। यही से वाटर जो है वो मूव कर रहा है, ओके, क्योंकि ये पोरस मीडिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एरिया ऑफ द पाइप अपने लिए थे या एरिया ऑफ द पोरस मीडिया था, वो पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है एरिया ऑफ फ्लो का। रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये वर्ड्स का हो रहा है, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं कि जो टोटल एरिया एक्चुअली जो फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय द ईटा होगा, क्योंकि ईटा क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट करता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रिप्रेजेंटेशन होता है पोरोसिटी से। अगर इसको पोरोसिटी को टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन मिल जाएगा कितना उसमें पोर स्पेस है, जिसमें या तो आइदर एयर है या वाटर है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ द फ्लो होगा वो पोर स्पेस से ही होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा अपने पास एरिया ऑफ द फ्लो। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो होती है ईटा टाइम्स ऑफ एरिया, इसको बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी और इसको बोलते हैं डार्सिस वेलोसिटी। तो ये एपरेंट वेलोसिटी होती है, डार्सिस वेलोसिटी, ठीक है। इसकी कंडीशंस हैं कुछ डार्सिस लॉ की एप्लीकेबिलिटी की। सबसे पहली है द मीडिया शुड बी सैचुरेटेड, ये मैं आपको पहले ही बताया था। दूसरा है कि द फ्लो शुड बी लेमिनर। तो पोरस मीडिया के लिए कंडीशन होती है, जैसे आपने देखे थे पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो मीडिया अपॉन न्यू, जिसमें से बी है अपने पास वेलोसिटी है और न्यू है अपने पास काइनेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। पाइप फ्लो के लिए जो लेमिनर की कंडीशन होती है वो 2000 से लेस होना चाहिए, बट जो मीडिया होती है पोरस मीडिया उसके लिए जो कंडीशन होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। लेस देन 1 रेनॉल्ड्स नंबर होगा, इसका मतलब ये है कि वो फ्लो है लेमिनर, ठीक है। तो इनने कंडीशन ये दिए थे कि डार्सिस लॉ तभी अप्लाई होगा जब फ्लो लेमिनर होगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल अबाउट द कोन ऑफ डिप्रेशन। होता क्या है कि आपको मैंने पहले ही बताया था, इस टाइप का फिनोमिना होता है जब भी अपन पंपिंग करते हैं। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर ये जोन है अनसैचुरेटेड जोन होता है, ये सैचुरेटेड जोन होता है, ठीक है। तो सॉइल जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द वाटर एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड जोन, ठीक है, वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी आई है, एक ज्यादा सक्शन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जब जो भी वेलोसिटी ऑफ जब भी कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ये वेलोसिटी ऑफ द वेल में इस एरिया में जो वेलोसिटी ऑफ द वाटर वो होती है तेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेमिनर वाली कंडीशन नहीं होती है, जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं होता है अपने पास जो है डार्चिस लॉ, ठीक है। इस जोन में जहाँ पर मूवमेंट जो बहुत स्लो है, ठीक है, वाटर का, सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा डार्चिस लॉ, ओके। तो ये फिनोमेना अपन देखते हैं वेल्स में, ओके। परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी होती है द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। इसको सैचुरेटेड सॉइल में ही डिफाइन करते हैं परमेबिलिटी को, आप याद करिएगा, ठीक है। अगर वो अनसैचुरेटेड है तो वो इन्फिल्ट्रेशन होगा, ओके। अनसैचुरेटेड में अपन ने देखे थे कि इन्फिल्ट्रेशन होता है। परमेबिलिटी जो है वो डिफाइन होती है सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा? सिंपल मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, बट क्वांटिटेटिव अगर एनालिसिस करना है तो वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो ये फिनोमेना जो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सैचुरेटेड सॉइल इज नोन एज द परमेबिलिटी। बट अ मेजरमेंट हाउ टू मेजर द दिस परमेबिलिटी, द रेट ऑफ द परमेबिलिटी, तो अपन को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का यूज करते हैं, जो अपन को डार्सिस लॉ ने प्रपोज किया। अपन बात करते हैं देन इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ठीक है।
ये परमेबिलिटी क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती, ये परमेबिलिटी सिर्फ़ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती, ये पार्टिकल्स या पोरस मीडिया पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर अपने पास सैंड है, ठीक है? सैंड के लिए जो फ्लो होगा ऑयल के लिए डिफरेंट होगा और वाटर के लिए डिफरेंट होगा। वही अपन बात करें अगर हमारे पास फ्लूइड एज़ अ वाटर है, ठीक है? तो वो सैंड के लिए डिफरेंट होगा, क्ले के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है? तो जो परमेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ फ्लूइड पे और आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पोरस मीडिया, ठीक है? ये दोनों पे डिपेंड करती है। तब किस तरीके से डिपेंड करेगी अपन देखेंगे। इसके डेरिवेशन में आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक फंडामेंटल अप्रोच के लिए आप ये थोड़ा कांसेप्ट याद रखिएगा। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी एज़ वेल एज़ द मीडिया प्रॉपर्टी या पोरस मीडिया प्रॉपर्टी, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर अपन एक पाइप फ्लो की एनालॉजी लें, ठीक है? तो अपन मान सकते हैं ये पाइप है जिसके अंदर अपन ने सॉइल को भर के रखे हैं, ठीक है? पोर करके रखे हैं। यहाँ पर 2 पीज़ोमेट्रिक जो है पीज़ोमीटर अपन इंस्टॉल किए हैं। इसमें अपने पास डिफरेंस इन है एज है और एल है, ठीक है? तो पाइप फ्लो में अपन ने देखे थे लैमिनार फ्लो के लिए del H is equal to 32 mu VL upon the gamma d square where d is the dia of the grain size, ठीक है? तो अपन ने पाइप फ्लो एनालॉजी में देखे थे कि पाइप फ्लो एनालॉजी में ये होता है कि जो d होता है वो पाइप डायमीटर ऑफ द पाइप होता है, ठीक है? बट यहाँ पर जो अपन पोरस मीडिया यूज कर रहे हैं इसलिए अपन बात करेंगे सॉइल ग्रेन की, ठीक है? ये d अपने पास डाया ऑफ द सॉइल ग्रेन है, ये अपने पास डायनामिक विस्कोसिटी है, गामा स्पेसिफिक है, एज इज द लेंथ है, ठीक है? ओके, बट हमने डार्सियस लॉ में देखा था V इज इक्वल टू होता है K मल्टीप्लाई बाय द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज डेल H अपॉन L। तो अपन ये कह सकते हैं द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू गामा डी स्क्वायर अपॉन 32 म्यू, ठीक है? इन दोनों को अपन अगर इक्वल करें ऊपर वाली इक्वेशन से तो अपने पास ये इक्वेशन आती है। इससे अपन देख सकते हैं कि ये गामा अपॉन म्यू ये फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी और स्पेसिफिक वेट ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और वही डी है जो ग्रांड ग्रेन डायमीटर है उसको अपन बोलते हैं मीडिया प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये मीडिया प्रॉपर्टी जो हो गई, ये जो सी डी स्क्वायर है तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक नई टर्म अपन लाते हैं इंट्रिंसिक परमेबिलिटी स्मॉल की, ठीक है? तो स्मॉल की अपन बोल सकते हैं इक्वल टू होगा सी डी स्क्वायर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। ये इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डाया ऑफ द पोरस मीडिया, ठीक है? तो पोरस मीडिया पार्टिकल के जो स्क्वायर ऑफ द डाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो इन अपन ये सीधा सिंपल इसमें ये समझ सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है विल बी द फंक्शन ऑफ द पोरस मीडिया, ठीक है? जो भी मीडियम वहां पर है पोरस मीडिया की डिपेंड करती है और जो टोटल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है विल बी द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी एज वेल एज द मीडिया प्रॉपर्टी, ठीक है? तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी और मीडिया प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करती है, बट इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ओनली डिपेंड अपॉन द मीडिया प्रॉपर्टी, ठीक है? हालांकि ग्राउंड वाटर फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो हमेशा वाटर होगा एंड जो टेम्परेचर वेरिएशन है ग्राउंड वाटर में वो बहुत स्मॉल होता है, निग्लिजिबल होता है। इसलिए अपन जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैपिटल के को ही कंसीडर करते हैं। इन केस अगर अपन कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली उसकी विस्कोसिटी और स्पेसिफिक वेट अफेक्ट करेगा, ठीक है? उसकी फ्लूइड जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। उस कारण से क्या है अपन उसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं ग्राउंड वाटर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन जो है कैपिटल के से ही कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का, ठीक है? तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 13, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे एक्वीफर्स के बारे में। तो एक्वीफर्स क्या होते हैं, उनके फ्लो कैसे, उनके इक्वेशन कैसे डिजाइन होती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।